नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये समकालीन दक्षिण एशिया का वीडियो है, उस चैप्टर का वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। जो ये पहले वीडियो बताती है कि समकालीन दक्षिण एशिया क्या है, कौन कौन से इसमें देश आते हैं, किस तरह से इसकी राजनीति बदली है। उसके बाद हम समकालीन दक्षिण एशिया के जो अलग अलग देश हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इनके कैसे इनकी राजनीतिक व्यवस्था रही, कब कब सैनिक शासन आया, कब कब लोकतंत्र रहा, कहाँ लोकतंत्र रहा, कहाँ राजतंत्र रहा और कहाँ सल्तनत थी, इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश के बारे में हमने चर्चा कर दी है पिछले वीडियो में। उससे पहले हमने पाकिस्तान की चर्चा की थी, जिसकी जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो नेपाल के बारे में है। नेपाल जो हमारे आसपास का सबसे शांत देशों में से एक है। इसका इतिहास गजब का है कि इसके ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं रहा। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बना। तो वहाँ पे हमेशा से ही संवैधानिक जो राजतंत्र था, यानी कि राजा की का शासन था। कई सालों से इतिहास में आप देखेंगे कि वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा और राजा ने ही जो है नेपाल पर राज किया। लेकिन समय के साथ इस परिस्थितियां बदलती हैं और लोकतंत्र की मांग भी बढ़ती रहती है। तो नेपाल की जो कहानी है, वहाँ सेना तो कभी भी शासन में नहीं आई, लेकिन राजतंत्र रहा। इसीलिए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले मामले में था कि सैनिक और लोकतंत्र के बीच में, सेना और लोकतंत्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में है। यहाँ पे लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में है। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा राज करे और लोकतंत्र वहाँ जहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई कोई सरकार राज करे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, नेपाल में कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी संविधान से राजतंत्र चलता रहा, परंतु राजनीतिक दल और जनता समय समय पर लोकतंत्र की मांग करती रही। जैसे मैंने आपको कहा कि समय बदलता है तो लोकतंत्र की मांग भी बढ़ती है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता है वैसे ही लोकतंत्र की मांग बढ़ती है। तो नेपाल में भी यही हुआ। 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, यानी कि 1990 में जो राजा थे उन्होंने ये बात मान ली कि अब ठीक है, हम लोकतांत्रिक संविधान एक बनाएंगे और आपको लोकतंत्र के कुछ अधिकार देंगे, एक हद तक चुनाव कराने की, एक हद तक चुनाव की आज़ादी देंगे। लेकिन राजा ने कभी भी ये नहीं कहा उस समय तक कि राजा का पद अब नहीं रहेगा या राजा नहीं रहेगा, लेकिन राजा वहां पे हमेशा ही मजबूत रहा। अच्छा, 1990s के बाद, यानी कि 1990 के बाद नेपाल की राजनीति में बदलाव आता है और माओवादी संगठन, जैसे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि नक्सलवादी संगठन है, वैसे ही वहाँ पे माओवादी संगठन है। तो वहाँ की राजनीति पे माओवादी संगठन का जो प्रभाव है वो जमने लगता है और माओवादी जो होते हैं वो हिंसा की क्रांति करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। तो 1990 के बाद नेपाल की राजनीति में माओवादियों का प्रभाव जमने लगा और ये सेना के साथ हिंसक झड़प करने लगी। यानी कि जो राजा की सेना थी उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, उनके साथ जो है युद्ध की स्थिति, गुरिल्ला युद्ध की स्थिति, छुप कर वार करना, अटैक कर देना, बम फोड़ देना, उस तरह की राजनीति करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि राजा और माओवादियों के बीच में संघर्ष बना, जनता के बीच में संघर्ष बना, राजनीतिक पार्टियों के बीच में संघर्ष बना। तो बहुत ज्यादा संघर्ष नेपाल में चल रहा था। 2002 में राजा ने बड़ा फैसला लिया और जो छोटा मोटा चुनाव, जो मैंने कहा था लोकतांत्रिक संविधान बनाने के बाद एक हद तक चुनाव की आजादी दी गई, तो प्रधानमंत्री वहां चुना गया, लेकिन शासक अभी भी मजबूती से राजा ही था। 2002 में क्या हुआ कि राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो संसद चुनी हुई थी, जो लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई संसद थी, उसे उसने भंग कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, उसके चुनाव को रद्द करवा दिया, उसके जो चुने हुए एमपी थे उनको हटा दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति संसद भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पे, वैसे ही 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो 2006 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हो जाते हैं और राजा ज्ञानेंद्र जो है वो मजबूरी में आके संसद को फिर से बहाल कर देते हैं, यानी कि संसद को फिर से स्थापना कर दी जाती है, एमपी के चुनाव फिर से होते हैं। अब 2006 में ही क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन होता है नेपाल के ऊपर, तो राजा ज्ञानेंद्र जो है उसी समय तत्काल रूप से एक संविधान लागू करते हैं। वो छठा संविधान लगभग होता है नेपाल का, उसे लागू करते हैं और चुनाव तभी जो है वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है 2006 में, 7 में ही। लेकिन 2009 में जाकर जो है नेपाल का नया संविधान पूरी तरह से लागू हो पाता है, जो नया संविधान बनता है 2015 में, और ये 7वां संविधान होता है। ये जो 2015 में लागू हुआ है वो नेपाल का 7वां संविधान है। तो ये संविधान लागू होता है, चुनाव होते हैं और केपी शर्मा ओली है वो नए प्रधानमंत्री बनते हैं। अभी भी केपी शर्मा ओली ही जो है वो नए जो प्रधानमंत्री हैं 2020 में भी वो केपी शर्मा ओली ही हैं। तो संविधान लागू होने के बाद वहां पे लोकतांत्रिक सरकार रही।
माओवादी जो थे, जो हिंसक झड़प करते थे, जो सेना का साथ लड़ते थे, जो हथियारों का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने भी जो है वो सशस्त्र संघर्ष यानी कि हथियारों के साथ संघर्ष करना छोड़ दिया और कहा कि हम भी लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा सत्ता में आएंगे, वहां चुनाव लड़ेंगे। माओवादी और अब देखिए यहाँ पे संबंध कैसे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माओवादियों ने भी सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने का बात मान ली, जैसे मैंने आपको बताया। अब माओवादी और कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ दल ऐसे हैं नेपाल में जो भारत के साथ नेपाल के संबंध को लेकर चिंतित हैं। यानी कि उनका मानना यह है कि नेपाल एक छोटा देश है, नेपाल एक थोड़ा कमजोर देश है, उसकी सेना इतनी मजबूत नहीं है, तो उसे भारत से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भारत की सेना बहुत मजबूत है, भारत वर्चस्व जमा सकता है नेपाल के ऊपर। तो वो कहते हैं कि भारत से दूर रहो, हल्के हल्के दूर रहो। तो माओवादी संगठन और कुछ ऐसे दल हैं जो भारत नेपाल संबंध में भारत की भूमिका को लेकर चिंतित हैं। इसी वजह से आप देखिए कि आज का जो समय चल रहा है, जो आज की अभी की न्यूज़ हैं, कि उसमें जो है नेपाल जो है अपने नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को दिखा रहा है। जो लेपुलेख है, जो लेपुलेख वगैरह है, उसे वो अपने हिस्से में दिखा रहा है। तो ऐसे में जो है संघर्ष पैदा हुआ है और केपी शर्मा ओली जो है वो भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में नेपाल और भारत के संबंध में खटास आई है, सीमा विवाद भी शुरू हो चुका है और आपको पता है कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में तो पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं आने जाने के लिए, लेकिन अब जो है उतनी मित्रता लग रहा है कि उसमें खटास आ रही है। ये कुछ पूरा टॉपिक है कि नेपाल के अंदर कैसे जो है राजतंत्र रहा, कैसे जो है वहाँ लोकतंत्र आया, कब कब वहाँ पे राजतंत्र और फिर लोकतंत्र, फिर राजा ने संसद भंग की और आंदोलन जब लोकतंत्र के हुए तो फिर उसने संसद की बहाली की और 2015 में नया संविधान बनने के बाद वहाँ पे लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित है। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि अब नेपाल के राजनीति में राजा का कोई भी महत्व नहीं है, ना के बराबर महत्व रह गया है। बस अब जो है प्रधानमंत्री वहाँ का सर्वोच्च पदाधिकारी बन गया है, तो राजा की अब भूमिका चली गई है, राजतंत्र अब नेपाल में चला गया है। तो यही पूरा टॉपिक है, चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो समझ में आए, आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है, तो आप लाइक करें, 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।